हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका एक बार पुनः सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे आपको राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन का पहला पार्ट आपका समाप्त हुआ था, पहला चरण। और इसके बाद दूसरे चरण में हमने बताया था कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण रहा है, तो द्वितीय चरण में इसमें हमने बताया था कि उग्रवादियों का ज़्यादा यहाँ पर बोलबाला था, क्योंकि उदारवादी चरण जो 1885 से लेकर के 1905 तक था, उसमें उन जो उदारवादी ने थे उनसे कुछ नीतियां ऐसी थी जिसके भारतीयों के पक्ष में किसी प्रकार का सुधार अंग्रेजों से नहीं करा पाए थे, कोई मांग नहीं स्वीकार हो पाई थी। और आगे चल के बंगाल विभाजन हुआ था, उसकी वजह से जो कांग्रेस में जो गर्म लोग थे, जैसे कि लाल बाल पाल के बारे में बताया था, उन्होंने आगे चल के अलग पार्टी बना ली थी। इसी की वजह से अब हम आगे आपको बताएंगे आपका कौन सा उग्रवादी नेता। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको इस टॉपिक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, और इससे जो भी बनने वाले प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए उदारवादी में कौन कौन से यहाँ पर नेता थे। तो आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी थे, गोविंद राणा थे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, ये कैसे थे? उदारवादी नेता थे। और उदारवादियों के बारे में हमने बताया था कि इसका जो समय रहा है आपका कब से रहा, 1885 से कब से आपका 1905 तक रहा है, जिसको हमने क्या बोला था कि उदारवादी चरण ये बोला था। और दूसरा जो उग्रवादी नेता थे, जिसमें हमने बताया कि आपको कौन कौन थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लाला लाजपत राय थे, जिनको लाल बाल और पाल कहा जाता था। जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। ये कैसे थे? उग्रवादी दल के थे। तो इसमें आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये जो चरण हमने बताया था आपका कब से बताया था कि 1906 से लेकर के आपका 1919 तक चला था ये चरण आपका उग्रवादी चरण। तो उग्रवादी चरण में यहाँ पर आपने इन नेताओं के बारे में आप समझने का प्रयास करिए कि उग्रवादी नेता कौन है और उदारवादी नेता कौन है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि लाल बाल पाल, अब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन नामों को यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपकी घटनाएं घटित हुई थी यहाँ पर 1905 में, सबसे पहले आपकी कौन सी घटना है? तो यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका बंगाल का, यहाँ आपका 1905 में बंगाल में बढ़ते हुए, यहाँ पर देखिए कि 1905 में बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 में को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। यानी जो 1905 में था आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल को दो भागों में विभाजित किया था। हमने बताया था कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य था और दूसरी तरफ कौन था? तो हिंदू बाहुल्य था। ये फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसके विरोध में आगे चल के क्या हुआ था कि 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसे हम किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से कहते हैं? तो बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन किससे संबंधित है? तो बंग भंग आंदोलन याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन से संबंधित है, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने दो भागों में किया था, तो उसी के विरोध में, बंगाल के विभाजन के विरोध में ही एक आंदोलन चला था, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे जिसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बंगाल विभाजन हमने बताया था कि फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत था, अंग्रेजों की नीतियाँ थी। अंग्रेजों ने तो ये बोला था कि प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया था क्योंकि जो है वहाँ पर राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था बंगाल ही, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज़्यादा वहीं पर विद्रोह हो रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियाँ ऐसी थी कि वहीं पर ज़्यादातर जो वर्ग था अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहा था। तो इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुओं को अलग बांट दो और मुस्लिमों को अलग बांट दो। और हिंदुओं मुस्लिमों को अलग बांटने की प्रक्रिया से ही, ताकि उनको एकता न रखी जा सके। आगे चल के बहुत सारे नेताओं ने इसका बहुत सारा विरोध किया, और उन्हीं विरोध को हम आगे आपके चर्चा करेंगे। तो आगे देखिएगा यहाँ पर अगले कौन सी घटना घटित हुई है। तो यहाँ पर देखिए
कि 1906 में आगे चल के क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपके यहाँ पर 1906 में 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में, कहाँ पर, ढाका, याद रखिएगा, बताया था कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। ढाका में क्या हुआ था कि यहाँ पर आगा खां और सलीम उल्लाह ने किसकी स्थापना की थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। यानी मुस्लिम लीग यहाँ से अलग हो गया था, आपका कांग्रेस से अलग होकर के एक अलग अपना गठन किया था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था, तो पहला तो मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। ढाका राजधानी किसकी है, तो बांग्लादेश की है। और यहाँ पर जो अब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था उसमें आपके दो प्रमुख नेताओं को याद रखना है, पहला है आगा खां और दूसरा कौन सा है, सलीम उल्लाह खां। यही दो मुख्य नेता थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की अलग से स्थापना की थी, अलग से मुस्लिमों के बातों को रखने के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, तो अमृतसर में हुई थी, किसकी, आपके मुस्लिम लीग की। और इसी मुस्लिम लीग के बाद आगे घटना ये हुई कि 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, जिसमें बताया था कि राज बिहारी बोस ने जिसकी अध्यक्षता की थी। तो राज बिहारी बोस ने जिस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उसमें क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए थे, आपस में विभाजित हो गए थे। यहीं से आपके उदारवादी और उग्रवादी का अलग अलग जो है कार्य करने की प्रणाली शुरू हुई भारत में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1907 की प्रमुख घटना क्या है कि कांग्रेस सूरत अधिवेशन, सूरत मतलब कि गुजरात में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई। एक को बोला जाता है क्या, नरम दल, और दूसरे को क्या बोला जाता है, गरम दल। नरम दल और गरम दल में पूछा जाता है विभाजन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, सूरत में। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने, बिहारी बोस ने की थी, किसकी अध्यक्षता की थी, यहाँ पर सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो मेन कारण ये था कि कुछ जो यहाँ पर लाल बाल पाल थे, यानी जो ये उग्रवादी नेता थे, ये चाहते थे कि जो अध्यक्ष बनाए जाए कांग्रेस के, वो लाला लाजपत राय बनाए जाए। 1906 में भी यही बात हुई थी कि जो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष, वहाँ पर भी उग्रवादी जो चाहते थे, लाल बाल पाल चाहते थे कि जो वहाँ लाला लाजपत राय को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन नरम दल वाले चाहते थे कि वहाँ पर दादा भाई नौरोजी को बनाया जाए। तो इसी तरीके से नरम दल और गरम दल में दोनों में आपसी विवाद था। विवाद यही था कि अध्यक्ष पद को लेकर के। आगे चल के इसी कारण से जो लाल बाल पाल थे उन्होंने अलग होकर के अपनी नीतियों को चलाना प्रारंभ किया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे कांग्रेस काफ़ी समय से, जो कांग्रेस के अंदर ही जो लोग थे वो देख रहे थे कि अनुनयन विनयन के माध्यम से जो अंग्रेज थे वो भारतीयों की किसी प्रकार की बातों को नहीं मान रहे थे। क्योंकि यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ था, इसके पहले भी और भी घटनाएं हुई थी, जिसके कारण जो कांग्रेस के अंदर ही कुछ नेता थे उनको लगने लगा कि अब जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों की किसी प्रकार के सुधार के बारे में या भारतीयों के पक्ष में किसी प्रकार की बातें यहाँ पर नहीं कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से की घटनाएं हुई थी। अब आगे देखेगा तो सीधा याद रखिएगा कि गरम दल और नरम दल का विभाजन कहाँ हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। और सूरत अधिवेशन कब हुआ, 1907 में हुआ था। इसको आपको याद रखना है। अब आगे देखिएगा कि यहाँ पर क्या घटना हुई आगे। अब आगे देखने का प्रयास करिए यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर 1911 में क्या घटना हुई। हाँ, 1911 देखिएगा कि 1911 में यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग, कौन, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। यानी बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, आगे चल के 1911 में क्या हुआ कि जब हार्डिंग बंगाल का जब गवर्नर जनरल बना तो यहाँ पर उसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। यानी पूर्वी बंगाल और जो पश्चिमी बंगाल दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गए थे, उनको पुनः एक कर दिया था। क्योंकि इतना ज़्यादा विरोध ही हो रहा था कि उनकी मजबूरी थी कि जो बंगाल को पुनः एक कर दिया जाए। और आगे चल के यहाँ पर भारत की राजधानी क्या बना दी गई,
कोलकाता से हटा करके कहाँ बना दी गई थी, दिल्ली बना गई थी। कहाँ बनाई गई थी, दिल्ली। क्योंकि पहले आपने सुना होगा कि भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता थी, कोलकाता थी। लेकिन आगे चल के जब बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द किया गया तो दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया, 1912 में। कब बनाया गया, 1912 में। सीधा पूछा जाता है कि भारत की राजधानी, यानी भारत की राजधानी 1912 में किसे बनाया गया, तो दिल्ली को बना दिया गया था। ठीक है। अब आगे देखिए कि 1912 में क्या हुआ कि 1912 में राजधानी कोलकाता से हटा करके दिल्ली बना दी गई। वही बात है यहाँ पर भी लिख दिया गया है, कोलकाता से कहाँ बना दिया गया, दिल्ली बना दिया गया भारत की राजधानी को। अब देखिए आगे चल के जब ये इस तरह की घटनाएं होती हैं तो 1913 में क्या हुआ कि यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना होती है। और कहाँ पर होती है, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल ने 1913 में क्या किया कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना इसलिए हुई थी कि यहाँ पर भारतीयों के प्रति राष्ट्रीय चेतना का विकास करना था। जो विदेशों में भारतीय रह रहे थे उनके प्रति उनके हृदय में भी राष्ट्रीय भावना का विकास करना था। इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में क्या किया कि यहाँ पर गदर पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन आता है कि सीधा कि बताइए गदर पार्टी का गठन किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया। कब किया, 1913 में किया। और कहाँ पर किया, तो सैन फ्रांसिस्को में किया। आगे चल के यहाँ पर 1917 में कांग्रेस का कोलकाता जब अधिवेशन होता है तो एनी बेसेंट कांग्रेस की क्या बनती हैं, पहली महिला अध्यक्ष बनाई जाती हैं। तो ये भी याद रखना है कि कांग्रेस की जो अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी, एनी बेसेंट। और कहाँ पर ये अधिवेशन, तो यहाँ पर कहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में अधिवेशन ये हुआ था जिसमें पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। जबकि आगे हम बताएंगे आपका 1925 में अधिवेशन कानपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। तो एनी बेसेंट ने जो 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में, तो वो पहली भारतीय महिला थी। यहाँ पर दो शब्दों को समझना है। अगर पूछे कि भारतीय महिला, तो भारतीय महिला अगर पूछ रहा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सरोजिनी नायडू होगा, जो जिन्होंने 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में किया था। लेकिन यहाँ पर पहली महिला, और ये भी आयरिश महिला थी। कौन थी, तो आयरिश महिला थी जिन्होंने यहाँ पर जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 के अधिवेशन में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये अधिवेशन आपका कहाँ, कोलकाता में हुआ था। आगे आप बढ़िएगा, आप धीरे धीरे इसको समझने का और प्रयास करिए धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा समझिएगा कि जो लाला लाजपत राय थे, यहाँ पर लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, यहाँ पर तीन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर तीन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लाला लाजपत राय, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन्हें क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, पंजाब केसरी, क्योंकि ये पंजाब के बहुत बड़े नेता थे। पंजाब के ये बहुत बड़े नेता थे और पंजाब में इनका ज़्यादा वर्चस्व था, इसलिए इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। और ये जो गरम दल के प्रमुख नेता थे और उन्हें पंजाब शेर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पंजाब शेर, पंजाब केसरी आदि नामों से इन्हें जाना जाता था। और जो लाला लाजपत राय थी, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, यंग इंडिया। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, लाला लाजपत राय की पुस्तक है जिसका नाम है यंग इंडिया। और जब देखो, जब साइमन कमीशन भारत में आया था, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, लेकिन साइमन कमीशन भारत में आया कब, 1928 में। और साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया। साइमन कमीशन आने के पीछे कारण ये था कि भारत में जो 1919 में जो अधिनियम लागू किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसका भी एनालिसिस करना था, उसका भी विश्लेषण करना था। और साथ में कुछ भारतीयों के समक्ष सुधार की भी बातें करना था। तो इन सभी को लेकर के जब साइमन कमीशन भारत में आया था, और साइमन कमीशन सबसे पहले जब मुंबई में पहुंचा था, तो उसका विरोध भारत में किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि ये उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और जो भी थे, सात व्यक्ति थे साइमन कमीशन में, और सातों के साथ अंग्रेज थे। वो आए थे समीक्षा करने, और भारत में इसीलिए विरोध किया गया था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे हर जगह लगे, आपके मुंबई में उसका विरोध हुआ, फिर आपका लखनऊ में भी विरोध हुआ,
फिर आप जब पंजाब लाहौर पहुंचा तो वहां पर भी विरोध हुआ और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ये विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। तो वहां पर क्या हुआ कि इनके लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां पड़ी कि आगे चल के इनकी क्या हो गई थी, इनकी जो है इनकी उसी से इनकी लाठियों के प्रहार से इनकी जो मृत्यु हो गई थी। अब आगे देखेगा, यहाँ पर देखेगा बाल गंगाधर तिलक, किसके बारे में, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या है घटना। देखिएगा, पहली बात तो ये गरम दली आंदोलन का इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें पिता कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है, गरम दली आंदोलन के पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और याद रखिएगा, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, होने वाली हैं, आगे आपका लेखपाल का आने वाला है। लेखपाल 19 जून को लगा हुआ है, आपके बीएड एंट्रेंस का लगा हुआ है, पीसीएस प्री भी लगा हुआ है। तो ये जितनी ही परीक्षाएं आगे होने वाली हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही टॉपिक हमारा ख़त्म होता है वैसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा देंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कितना जो है अभी तैयार कर पा रहे हैं। तो आगे देखिएगा, यहाँ पर गरम दली आंदोलन का पिता कहा जाता है किसको, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और इन्होंने ही क्या कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये कब कहा था, तो हमने बताया था कि 1916 में कहा था, लखनऊ अधिवेशन में कहा था, जहाँ पर आपका ये क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। यानी मुस्लिम लीग के मध्य और किसके मध्य, यहाँ पर कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। उसी को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। और 1916 में ही क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल फिर से यहाँ पर एक बार मिल गए थे। तो इनका यही नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। और आगे देखिएगा, इनकी पत्रिकाओं के बारे में भी याद रखिएगा कि पत्रिकाएँ भी पूछी जाती हैं। तो इनकी केसरी पत्रिका और कौन सी, गीता राहत नामक ग्रंथ लिखा गया है। और यहाँ पर केसरी महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ कराने का श्रेय किसको जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए, क्योंकि ऐसे जैसे गणेश उत्सव है तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है इकट्ठे होंगे एक साथ, इसलिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए, ताकि राष्ट्रीय चेतना का विकास हो। राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है सीधा सीधा व्यक्ति के अपने हितों को छोड़ करके राष्ट्र के बारे में जब सोचने लगता है तो उसे राष्ट्रीय चेतना कहा जाता है। तो यहाँ पर इसी चेतना के विकास के लिए यहाँ पर गणपति उत्सव मनाना प्रारंभ कराया था किसने, तो यहाँ पर आपके बाल गंगाधर तिलक हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर बिपिन चंद्र के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिएगा। बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल यहाँ पर जो आपके बिपिन चंद्र पाल हैं, लाल बाल पाल का ही हिस्सा थे और भारत में क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में भी ये विश्वास रखते थे। अब इन्होंने अखबार जो निकाले थे उसमें परिदर्शक है, बंगाली साप्ताहिक पत्रिका है, 1886 में इन्होंने निकाला। न्यू इंडिया है 1902 में, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका है। और वंदे मातरम 1906 में बंगाली दैनिक पत्रिका है। तो इन पत्रिकाओं को भी इनको पत्रिकाओं को भी याद आपको रखना है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर अब इतना ही आप लोगों को यहाँ पर समझना है। और आगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे ही घटनाओं के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे आपका गांधी युग प्रारंभ होता है। 1919 से लेकर के 1947 जो भी घटनाएं हैं, आगे हम घटनाएं बताएंगे, क्योंकि गांधी जी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन बताओ, गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन बताओ, गांधी जी का क्या योगदान रहा, साइमन कमीशन कब आया, ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, आपका स्वराज पार्टी क्या गठन कब हुआ। तो ये सारी चीज़ें लेकर के हम आगे के वीडियो में आएंगे। तब तक इन्हीं वीडियो को आप देखिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या होगा कि जो ये है आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।